ओके दोस्तों, अब हम लोग डिस्प्रोपोर्शन में आते हैं, ठीक है। सो वी विल डिस्कस द स्पेशल केस ऑफ n फैक्टर इन डिस्प्रोपोर्शन। ठीक है। सो a classic disproportion reaction Br2 plus NaOH gives us NaBr plus NaBrO3 plus water. Compute n factor of NaBr, NaBrO3 and water. Compute the n factor of NaBr, ठीक है, NaBrO3 and water. अच्छा, ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पर हमारा जो स्पीसीज है वो है Br2, जहां पे ब्रोमीन हमारा 0 पे है, वो खुद जा रहा है ब्रोमीन -1 पे और ब्रोमीन +5 पे। तो ये वाला रिएक्शन को अगर मैं लिखता हूं तो Br0 +1 इलेक्ट्रॉन, and on the other hand Br0 gives us Br +5. okay, right. सुनाओ, देखो यहां से एक चीज तो पहले क्लियर है, वो क्या है, यहां से डायरेक्टली एक चीज लिख दो, n फैक्टर ऑफ NaBr। देखो NaBr में Br -1 पे है, एक ही ब्रोमीन है और उस पे एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन इन्वॉल्व है, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1। ठीक है, n फैक्टर ऑफ NaBr इज सिंपली इक्वल्स टू 1। और n फैक्टर ऑफ NaBrO3, try to understand, that will be simply equals to 5, क्योंकि NaBrO3 में एक Br है और वो जो कन्वर्ट हुआ है वो 5 इलेक्ट्रॉन का लेन या देन से हुआ है। अच्छा, मैं लेन या देन बोल रहा हूं भाई, लेन देन नेट देख लोगे फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात को समझो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ना फूंक मार के पैदा होता है ना खत्म, यानी नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ना फूंक मार के खत्म होते हैं ना पैदा होते हैं। सो ऊपर वाला एक रिएक्शन अगर एक इलेक्ट्रॉन का प्रोवाइड करता है और नीचे वाले का एक रिएक्शन अगर 5 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, और तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजिंग रिएक्शन नहीं है, तो नीचे वाला रिएक्शन अगर एक बार होता है तो ऊपर वाला रिएक्शन को डेफिनेटली 5 बार होना पड़ेगा। नीचे वाला रिएक्शन अगर हमारा एक बार होता है तो ऊपर वाला रिएक्शन को डेफिनेटली हमें हमारा 5 बार होना पड़ेगा। राइट?
समझ में आया? दोस्तों यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना है, और वो क्या है वो इंपॉर्टेंट बात? जो टोटल अगर मैं देखूं, जब मेरा 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज इन्वॉल्व हुआ है, तो हमारे पास 5 Br0 प्लस 1 Br0 यानी 6 Br0 यानी 3 Br2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है। यानी ये वाला रिएक्शन को मैं नेट पे अगर लिखता हूं 6 Br0 यानी Br2 के फॉर्म में लिखूं, 3 Br2 is ultimately getting converted to 5 Br minus और 1 BrO3 माइनस पे। So 3 molecules of Br2 is involved in exchange of 5 electrons। वो Br2 का 3 मॉलिक्यूल 5 हमारा इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज पे इन्वॉल्व है, तो n फैक्टर ऑफ Br2 will be simply equals to 5/3। दोस्तों ध्यान देना, n फैक्टर कैन बी अ फ्रैक्शन, n फैक्टर कैन बी डेफिनेटली अ फ्रैक्शन, पहले भी हमने देखे हैं। तो पर मॉलिक्यूल Br2, अच्छा भाई देखो, या तो लेन देखो या तो देन देखो, नेट एक्सचेंज तो 0 ही होगा, उस बात पे n फैक्टर को 0 मत बोल देना ना ना ना। n फैक्टर 0 के मतलब तो ये है जो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है, n फैक्टर 0 बोलना कानूनी जुर्म है। हमें या तो लेन देखो या तो देन देखो। तो जब हमारा 3 Br2 का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का लेन या देन इन्वॉल्व हुआ है, तो हर एक मॉलिक्यूल ऑफ Br2 के पीछे एग्जैक्टली 5/3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुआ है। तो Br2 का जो n फैक्टर होगा दैट विल बी 5/3। और अगर Br का n फैक्टर पूछे, n फैक्टर ऑफ Br, तो 3 Br2 मतलब है 6 Br, तो 6 Br के पीछे 5 इलेक्ट्रॉन का लेन या देन इन्वॉल्व है, that will be equals to 5/6। That's the concept of n factor। ठीक है, तो अगर हमारा डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन हो रहा है, तो हमें नेट इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज है, वो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज के बारे में हमें समझना है। उम्मीद है यहां तक हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। Now similarly, if we define n factor for comproportion, n factors for comproportion, so n factor of comproportion में क्या होगा? n factor for comproportion में क्या होगा? केस इन पॉइंट मान लो हमारे पास है H2S प्लस SO2 gives us sulfur plus water. What is asked is compute n factors of H2S, SO2 and sulfur। H2S, SO2 और सल्फर का n फैक्टर हमें निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? अच्छा, H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2,
यहां पर है +4, यहां पर है 0। सो सल्फर -2 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए कन्वर्ट होगा सल्फर 0 में, और सल्फर +4 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए कन्वर्ट होगा सल्फर में। अच्छा, अब पहले सल्फर को भूल जाओ। H2S का जो सल्फर है वो एक ही सल्फर है और वो -2 से 0 पे जा रहा है, तो n फैक्टर ऑफ H2S इज सिंपली इक्वल्स टू 2। और वैसे ही SO2 में भी एक सल्फर है, वो +4 से 0 पे जा रहा है, तो n फैक्टर ऑफ SO2 विल बी इक्वल्स टू 4। अब सल्फर का n फैक्टर निकालने के लिए ये वाले को इंटू 2 करना पड़ेगा, इस वाले को इंटू 1 करना पड़ेगा। तो टोटल अगर हम ध्यान दें, नेट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हमारा कितना हो रहा है? 4। सिंपल सी बात है। इस पर अगर मैं ध्यान दूं, नेट पे मैं क्या लिखूंगा बैलेंस करते हुए? 3 सल्फर, सॉरी क्या लिख दिए, 2 H2S प्लस SO2, 3 सल्फर। वाटर पे अभी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, जितना भी होगा वो गिना नहीं, ठीक है, बट कुल मिला के तो ये होगा। और ये वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर देखूं तो चाहे मैं लेन का देखूं या देन का देखूं, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर is involved in 4 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अरे मॉलिक्यूल के बदले एटम मान लेना, ठीक है, लिख लेना, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। सो n फैक्टर ऑफ सल्फर is simply equals to 4/3। तो दोस्तों, कॉम्प्रोपोर्शन या डिस्प्रोपोर्शन का n फैक्टर हमें पता होना चाहिए। यहां पर अक्सर बहुत सारी गड़बड़ियां लोग कर डालते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? ओके, क्लियर? नाउ n factor for intra redox मान लो हमारे पास है KClO3 that gave us KCl plus 3/2 O2। सो सबका n फैक्टर क्या होगा? लेट्स मार्क इट। KClO3 में क्लोरीन है +5 में, ऑक्सीजन है -2 में, क्लोरीन है -1 पे, क्लोरीन है 0 पे, ऑक्सीजन है 0 पे, राइट। सो क्लोरीन +5, ठीक है, समझ में? ठीक है, वो बैलेंसिंग में नहीं किया, बैलेंसिंग छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। क्लोरीन +5 इज गोइंग टू क्लोरीन +1, और ऑक्सीजन -2 इज गोइंग टू ऑक्सीजन 0। इस पर हुआ है डेफिनेटली +6 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर डेफिनेटली हुआ है -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो अगर कोई n फैक्टर ऑफ KCl पूछा, दैट विल बी डेफिनेटली 6, बात खत्म, ठीक है। अगर कोई n फैक्टर ऑफ O2 पूछा तो कितना होगा? O2 में क्या है? ये 0 पे, पहले कहां पे था? -2 पे,
2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेकिन इस पे O2 पे 2 ऑक्सीजन है, तो हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व है। तो पर मॉलिक्यूल अगर पूछेगा, नाउ KClO3 के लिए अगर मैं देखूं तो या तो क्लोरीन का पॉइंट ऑफ व्यू लो या तो ऑक्सीजन का पॉइंट ऑफ व्यू लो। ऐसा एक क्लोरीन के पीछे 3 ऑक्सीजन है, तो ध्यान देना, या तो लेन देखो या तो देन देखो, वो तुम्हारे ऊपर है। बट जो भी देखोगे, पर मॉलिक्यूल KClO3 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो रहा है। सो n फैक्टर of KClO3 is simply equals to 6। मेरे ख्याल से वो चीज हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, now let's move on to the spectator species। ठीक है, ये वाला मैं बहुत लोगों से पूछा हूं और मुझे हमेशा जवाब मिला है 0। एंड ठीक है, बट रेडॉक्स में अगर कोई भी चीज इन्वॉल्व है, चाहे वो स्पेक्टेटर हो या चाहे वो रिएजेंट हो या प्रोडक्ट हो, इन फैक्टर किसी का 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, सो अगर मान लो हमारे पास है स्पेक्टेटर स्पीसीज में रिएक्शन, यही वाला ले रहा हूं क्योंकि मैंने अभी वो रिएक्शन को किया हूं। Br2 plus NaOH giving us NaBr plus NaBrO3 plus water। हमें यहां पर जानना है n factor of NaOH and वाटर कितना है। यहां का स्पेक्टेटर स्पीसीज दोनों है, जिसमें कहीं पर कोई रेडॉक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो n फैक्टर ऑफ NaOH और वाटर हमारा कितना होगा। अच्छा, 2 गलतियां होती है। पहला तो ये 0 वाला, 0 तो बकवास है। हाँ, अब कुछ लोग और महान होते हैं, NaOH का n फैक्टर 1 मान लेते हैं। भाई साहब, NaOH का n फैक्टर 1 एसिड बेस में पढ़ाया गया था और मैं पहले लिखा था, वो केवल एसिड बेस रिएक्शन के लिए ही ट्रू है, बाकी किसी के लिए डेफिनेटली वो ट्रू नहीं है। ठीक है, सो अगर मैं यहां पर बातचीत करूं, ध्यान देना दोस्तों, फॉर स्पेक्टेटर स्पीसीज, for spectator species, we have to balance the reaction। हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक बेसिक लेवल का बैलेंसिंग हम ऑलरेडी कर रखे हैं और वो है 3Br2 plus NaOH gives us 5 times NaBr, क्योंकि Br माइनस जितना होगा, प्लस NaBrO3 प्लस वाटर। ना इसको बैलेंस करने के लिए सिंपल सी बात है, पहले हमें सोडियम बैलेंस करना पड़ेगा और सोडियम को बैलेंस करते हुए यहां पर 6 आएगा एंड आफ्टर द बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन यहां पर हमारा 3 आएगा। और ध्यान देना, ये वाले रिएक्शन पे 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो कुल मिला के ये रिएक्शन जो है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। इस बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो NaOH भले ही स्पेक्टेटर है, बट 6 NaOH का स्पेक्टेटर स्पीसीज, 6 दर्शक 5 गोल देख रहा है,
हर एक इलेक्ट्रॉन को एक गोल मान लो, 6 दर्शक बैठ के, 6 व्यूअर बैठ के अगर 5 गोल देख रहा है तो पर व्यूअर का जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी 5/6, दैट्स इट। और कुछ अलग नहीं करना है स्पेक्टेटर में। हां, स्पेक्टेटर के लिए हमें पूरा रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज हम कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट बैलेंस इट आउट, तो 6 NaOH मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन, that implies n factor of NaOH will be simply equals to 5/6. And on the other hand, if I talk about water, तो वाटर में हमारे पास है 3, तो 3H2O मॉलिक्यूल वो हमारा देख रहा है 5 इलेक्ट्रॉन का लेन या देन, तो n फैक्टर ऑफ वाटर is equals to 5/3. ठीक है, n फैक्टर ऑफ वाटर ये हमारा आ जाएगा 5/3। ये है स्पेक्टेटर स्पीसीज में n फैक्टर का फंडा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, if a species is both spectator and redox participating, ठीक है, यानी वो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट भी कर रहा है और साथ ही साथ वो स्पेक्टेटर है। तो इन दैट केस हम किस तरीके से डील करेंगे, लेट्स सी। लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन Na2S plus H2SO4 is giving us Na2SO4 plus SO2 plus water। ठीक है, कंप्यूट n फैक्टर ऑफ H2SO4। अच्छा, ध्यान देना, यहां पर अगर मैं H2SO4 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो H2SO4 में सल्फर जो है वो हमारा +6 में है, Na2S में सल्फर -2 पे है, SO2 में +4 पे है, तो डेफिनेटली यहां पे कॉम्प्रोपोर्शन हुआ है। लेकिन सारे सल्फेट नहीं, कुछ सल्फेट तो एनायन प्रोवाइडर भी है, क्योंकि यहां पर तो अभी भी सल्फर +6 पे है, तो कुछ सल्फेट हमारा स्पेक्टेटर है और कुछ सल्फेट हमारा रेडॉक्स का हिस्सा है। सो वी हैव टू बैलेंस इट आउट। लेट्स सी क्या हो रहा है। वी हैव टू बैलेंस, हमारे पास बैलेंस करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। We have to definitely balance it out first. So now let's balance. Sulfur, जो रेडॉक्स वाला पार्ट है उसको बैलेंस करूंगा, -2 sulfur +6 is going to sulfur +4. It will be -6 electron. It will be +3 electron, +2 electron. That's the balance. एंड इसको करने के लिए इसको इंटू 1 करना पड़ेगा, इसको इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, सो सल्फर +4 में कुल मिला के क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मैं जहां तक लिख दूंगा, ये सल्फर -2 1 into Na2S
अभी H2SO4 में कुछ मत लिखो, द रीजन बीइंग कुछ तो सल्फेट हमें चाहिए होगा वो एनायन प्रोवाइड करने के लिए, प्लस 3 टाइम्स SO2 प्लस वाटर। यहां तक मैं लिख दूंगा, ये 1 और ये 3 फिक्स है। अच्छा ध्यान देना, अब मैं अगला बैलेंस करना चाहूंगा सोडियम। यहां पर 2 सोडियम है, यहां पर 2 सोडियम है, तो ये 1 होना पड़ेगा। नाउ बैलेंस सल्फर, यहां पर 3, टोटल 4 सल्फर है, जिसके अंदर 1 सल्फर तो यहां पर आ चुका है, तो यहां पर हमारे पास 3 सल्फर होगा। 2 सल्फर लिखने की गलती मत कर देना, 2 सल्फेट काम का है, 1 सल्फेट स्पेक्टेटर है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन सिंपली, तो यहां पर हमारे पास 3 है, तो यहां पर 3 हो जाना चाहिए, और अगर सब कुछ सही करेंगे एवरीथिंग विल बी। हाइड्रोजन एक बार देख लो, हाँ आई होप दैट इज फाइन, ठीक है, हाँ जो भी है, ध्यान नहीं दिया मैंने। सो कुल मिला के बात इतनी सी है, जो यहां पर हमारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। मैं बाकी वाटर का बैलेंस पे ध्यान नहीं दिया, देख लेना तुम लोग। यहां पर हमारा 3 H2SO4 इन्वॉल्व हुआ है, यहां पर हमारा 3 H2SO4 इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं रिएक्शन देखूं, वाओ आई हैव बैलेंस्ड इट ऑल रॉन्ग, सॉरी, पता नहीं मैं क्या बोला, इसको इंटू 3 करना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, तो यहां पर 4SO2 आएगा, आई एम रीबैलेंसिंग, उसको थोड़ा सा भूल जाना, पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, सॉरी। सो S2 माइनस 1 होगा, और काम का ये सल्फेट 3 होगा, तो इफ आई बैलेंस, जो मैं लिख सकता हूं पहले लिख दो, 1 इंटू Na2S लिख सकता हूं, बट H2SO4 कुछ मत लिखना, क्योंकि वहां पर कुछ स्पेक्टेटर भी इन्वॉल्व है। Na2SO4 अभी हम कुछ नहीं लिख सकते हैं डायरेक्टली, वो बात में देखेंगे। +4 वाला 4 है, तो 4 टाइम्स SO2 मेरे पास आ जाएगा, और प्लस वाटर वो तो बाद में लिखूंगा। नाउ अगर मैं यहां पर ध्यान दूं, अब अगला मैं अगर सोडियम बैलेंस करता हूं, तो 2 सोडियम यहां पर है, दिस हैज टू बी 1, एंड नाउ बैलेंस सल्फर, यहां पर 1, यहां पर 4, 5 में से ये चला गया है 1, तो ये हमारा 4 होना चाहिए। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाना चाहिए, एक बार देख लो, फिर भी ये 16 है, ये 4 है, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हुआ है वो हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और 6 इलेक्ट्रॉन के पीछे हमारा H2SO4 इन्वॉल्व हुआ है 4, राइट। देखो ऐसे देखोगे तो ऑप्शन ए में 2 लिखा रहेगा, बट यहां पर सल्फेट जो है वो केवल रेडॉक्स पार्टिसिपेटिंग तो नहीं है, तो कि हम डायरेक्टली 2 लिख डाले। सल्फेट हमारा स्पेक्टेटर का भी हिस्सा है, सल्फेट हमारा स्पेक्टेटर का भी हिस्सा है, तो स्पेक्टेटर का हिस्सा है तो वो भी हमें देखना पड़ेगा, तो बैलेंस तो यहां पर करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। नाउ बैलेंस हो जाने के बाद हम देख सकते हैं 4 H2SO4 के पीछे 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, सो n फैक्टर of H2SO4 is simply 6/4, that is equals to 1.5, that is equals to 1.5। मेरे ख्याल से ये चीज हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके। तो जितना भी पॉसिबल n फैक्टर्स होता है, चाहे वो रेडॉक्स हो,
चाहे वो एसिड बेस हो, चाहे वो आयनिक सॉल्ट हो, वो दोस्तों हमने डिस्कस कर दिया है। तो उसी के साथ हमने n फैक्टर खत्म कर लिए हैं एंड नाउ वी मूव ऑन टू इक्विवेलेंट वेट्स। ओके।